नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार की इससे पहले वाले भाग में हमने आप लोगों तक जो जानकारी टू स्ट्रोक इंजन के कार्य करने की जो प्रणाली है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी पूर्व वीडियो में जानकारी साझा की है। इसके बाद इस वीडियो के माध्यम से इंजन चाहे 4 स्ट्रोक हो चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो, उसमें जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम को क्यों लगाया गया है, इससे पूर्व वाली भागों में भी ये चीज़ें आई होगी, लेकिन जो है अब एक एक करके हम आपको इसके सिस्टम के बारे में जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। कूलिंग सिस्टम में जो इंजन के अंदर, चाहे इंजन 2 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। जब 4 स्ट्रोक की कार्रवाई इंजन के अंदर होती है तो जो सिलेंडर ब्लॉक है, इंजन का जो बीच वाला हिस्सा सिलेंडर ब्लॉक है, उस पर तापमान 4 स्ट्रोक की कार्रवाई करते समय गैसों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि उसको धातु के पार्ट्स होने से वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अगर उसमें हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग ना करें तो पार्ट्स आपस में चलकर जल जाएंगे और इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम जानकारी इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम के बारे में जानकारी साझा की गई है और वीडियो काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। कूलिंग सिस्टम इंजन के जो पावर स्ट्रोक का जो समय होता है इंजन का, तो उस समय क्या होता है कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए सिलेंडर के अंदर जाता है और उसमें जो जली हुई गैसें हैं, जब जली हुई गैसों को पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के लिए जाएगा, तो उस समय जो पावर स्ट्रोक के समय जो गैस, जली हुई गैस निकलती है, उसका तापमान जो है बहुत अधिक होता है। जबकि उसमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक पिस्टन की बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को जाते वक्त तुरंत ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक खुल जाता है, लेकिन फिर भी सिलेंडर धातु के बने हुए हैं, उसका तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है और इस तापमान को कम करने के लिए इंजन में कूलिंग सिस्टम का प्रयोग अति आवश्यक है। कूलिंग सिस्टम इंजन में 2 प्रकार से कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, एयर कूलिंग सिस्टम और नंबर 2 वाटर कूलिंग सिस्टम। तो जो 4 स्ट्रोक की कार्रवाई इंजन के अंदर हुई, उसको धातु के अंदर जो जली हुई गैसों का तापमान ज़्यादा हो जाने से उस सिस्टम को वाटर कूलिंग सिस्टम की मदद से हम उसका इंजन का तापमान कम कैसे करते हैं। नंबर 1 वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में इंजन के सबसे पहले आगे रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा 2 टैंकों में बना हुआ है और उसके बीच पोर और फ्रिंज जो नालियां हैं,
लगी हुई है और उसमें नालियों के बीच में फ्रिंज लगी हुई है। तो जब हम रेडिएटर में पानी या कूलेंट को डालते हैं तो उसमें एक उसके नाप तोल के अनुसार उसमें कुछ मात्रा जो रेडिएटर की बनावट के अनुसार उसमें पानी भरा जाता है या कूलेंट को भरते हैं। अब इंजन के अंदर कूलेंट को कैसे घुमाया गया है या इंजन को के अंदर पानी को रेडिएटर के माध्यम से कैसे घुमाया गया है, तो इसमें एक वाटर पंप लगा होता है और जो कि जब वाटर पंप चलता है तो उसमें फ़ैन भी लगा है और फैन की मदद से, वाटर पंप की मदद से जो रेडिएटर का पानी है वो लोअर टैंक से, सबसे नीचे वाला टैंक जो है ठंडा टैंक होगा। रेडिएटर का सबसे नीचे वाला टैंक ठंडा टैंक होता है। उस ठंडे पानी को इंजन के अंदर जो सबसे बाहर ब्लॉक का जो सबसे इंजन का जो बीच वाला भाग ब्लॉक कहलाया गया है, उस जिसमें 4 स्ट्रोक की कार्रवाई होती है, वह एक एल्युमिनियम अलॉय या पक्के मेटल का बना हुआ होता है। उसके सबसे बाहर वाटर जैकेट लगी होती है। वाटर जैकेटों के अंदर कूलेंट को घुमाया जाता है। तो सबसे लोअर टैंक में ठंडा पानी और वाटर जैकेटों तक पानी हॉस पाइप के माध्यम से और वाटर पंप के द्वारा वाटर जैकेटों में चलाया जाता है, इंजन के अंदर चलाया जाता है। और उसके बाद जो अपर टैंक, रेडिएटर का अपर टैंक है, अपर टैंक एक गर्म टैंक होता है। उस जो इंजन के अंदर वाटर जैकेटों से जब उसका तापमान, पानी का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अतिरिक्त जो तापमान है, वो मतलब इंजन को सहने से ज़्यादा तापमान हो जाता है पानी का, तो उसमें एक बीच में थर्मोस्टेटिक वाल्व लगा होता है। थर्मोस्टेटिक वाल्व का काम होता है कि वो जैसे पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेटिक वाल्व खुल जाता है और हॉस पाइप के द्वारा यह पानी रेडिएटर के सबसे ऊपर वाले पॉट में चले जाता है। जो सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपर का अपर टैंक होता है, अपर टैंक में गर्म पानी, इंजन का जो गर्म पानी है अपर टैंक में चले जाता है। उसके बाद फैन और वाटर पंप के माध्यम से जब फैन चलता है तो रेडिएटर में बीच में फ्रिंज और जो कोर लगी होती है, वो बीच में रेडिएटर की नालियां हैं, जो कि अपर टैंक का जो पानी है वो बूंद बूंद करके रेडिएटर की उन नालियों से नीचे को लोअर टैंक के लिए गुजरना शुरू करता है। तो बाहर से जो वातावरण की साफ हवा को फैन के द्वारा खींच करके उस बूंद बूंद पानी को रेडिएटर ठंडा करता है, क्योंकि जो बाहर से हवा, वातावरण की ठंडी हवा है, वो उसमें रेडिएटर के जो फ्रिंज और कोर लगे हुए हैं उसमें तीव्र गति से नालियों में से होकर गुजरने से वो पानी को ठंडा कर लेता है। और वो जो गर्म पानी जब लोअर टैंक में नीचे आता है तो उसका तापमान काफ़ी कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर वो इंजन के अंदर रेडिएटर में, इंजन के अंदर वाटर जैकेट में चलने के लिए वाटर पंप के माध्यम से फिर शुरू करा दिया जाता है। एक रूटीन बना रहता है जिससे कि गर्म पानी फिर ठंडा होकर के इंजन के वाटर जैकेटों में घुमाया जाता है और इंजन का जो तापमान है उसको कम कराया जाता है, तापमान को मेंटेन कराया जाता है। जो कि अंदर जो धातु के पार्ट्स हैं वो जो हैं उनका तापमान सही बना रहता है और इंजन सुचारू रूप से कार्य करता है। तो इस प्रकार से कूलिंग सिस्टम को इंजन के अंदर, इंजन को ठंडा करने में कूलिंग सिस्टम की जो भूमिका है इस प्रकार से है। नंबर 2, इसमें एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम टू स्टॉक वाले जो छोटे इंजन हैं, छोटे वाहनों के इंजन हैं या छोटे मशीनों के जो इंजन हैं, वो उसमें एयर कूलिंग सिस्टम से हम इंजन को ठंडा करते हैं। इंजन को ठंडा किया जाता है जब इंजन चलता है और जब वाहन के रूप में वो रोड पे चलता है तो बाहर की जो वातावरण की हवा है वो इंजन में उसकी
फ्रिंज और कोर बने होते हैं, उनमें तीव्र गति से टकराता है और उसमें इंजन के चारों तरफ जो हवा, ठंडी हवा तेज़ गति से गुजारी जाती है, उसको वो एयर कूल्ड इंजन कहते हैं और एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। जो 4 स्ट्रोक इंजन है जिसमें वाटर कूलिंग चलाया जाता है, उसमें एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग दोनों सिस्टम प्रयोग हो जाते हैं, क्योंकि जब बाहर से वातावरण की जो साफ हवा है वो इंजन के अंदर जो वाटर पंप में जो फैन लगा हुआ है, वो फैन जो है जब तीव्र गति से घूमता है तो बाहर की जो हवा को अंदर को खींचता है और रेडिएटर का पानी को ठंडा करने में मदद करता है। इस प्रकार से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक जो इंजन हैं, इंजन को ठंडा करने में कूलिंग सिस्टम की जो भूमिका है वो बहुत अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मुख्य भूमिका है। और इसको जो है 2 प्रकार से ठंडा करने, कूलिंग सिस्टम 2 प्रकार से ठंडा किया जाता है और इंजन को ठंडा रखा जाता है। कूलिंग सिस्टम में अधिकांश पहले की गाड़ियों में जो वाटर कूलिंग सिस्टम है, इसमें जो कूलेंट की मात्रा नहीं होती थी, तो उस समय इंजन को जो ठंडा पानी, साफ जल को रेडिएटर में भरा जाता था। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसे जो है कूलेंट को मिला करके रेडिएटर में कूलेंट को मिला करके पानी मिला करके डाला जाता है, जो कि इंजन की गर्मी को, इसका तापमान को सही रखने के लिए कूलेंट काफ़ी मददगार साबित हुआ है। इसलिए कूलेंट को ही चलाया जाता है इंजन के अंदर, जिससे वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है और इसीलिए उसमें कूलेंट चलाया जाता है। तो पहले के इंजन और इस समय के इंजन जो हैं वो कम गर्म होते हैं। इसमें इतना सिस्टम जो है वही है, सिस्टम में थोड़ा बदलाव है, पार्ट्सों को बड़ा कर दिया गया है और उसका आरपीएम को तेज़ कर दिया गया है। आरपीएम तेज़ होगा तो जल्दी कार्रवाई की गई है, उससे फैन ज़्यादा घूमेगा और वाटर पंप ज़्यादा घूमेगा और जल्दी वाटर जैकेटों में पानी चलेगा और उससे जो है पानी का वाटर पंप का जो तापमान है वो सही समय पर रहेगा और इंजन जो है उसका तापमान मेंटेन होता रहेगा। इसलिए हमको अपने वाहन हो, चाहे किसी दूसरे के वाहन को चला रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो कूलिंग सिस्टम इंजन में लगाया गया है, वाहन में जो इंजन प्रयोग किया गया है, उस इंजन को ठंडा करने में जो सिस्टम लगाया गया है, उस सिस्टम की देखभाल बहुत अच्छी ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि जो अगर कूलिंग सिस्टम का कहीं पर से कोई लीकेज या उसमें मात्रा पूरी ना होना, जो उसका जितना कूलेंट उसमें पड़ना चाहिए वो कूलेंट उसका लेवल पूरा ना हो, और इससे क्या होगा कि जब इंजन चलते आगे कुछ समय बाद गर्म ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो उससे क्या अंदर जितने भी जो उसका अंदर इंजन के अंदर की जो उसका तापमान है वो तापमान कंट्रोल नहीं होगा और तापमान को बनाए रखेगा, क्योंकि धातु के पार्ट्स चलते हैं, लोहे के पार्ट्स चलते हैं, तो वो जल्दी ही जल जाएंगे अंदर और इंजन आपका सीज होने की संभावना पूरी हो जाएगी। तो क्या होगा कि इंजन ही एक वाहन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और सबसे महंगा भाग है। वो जो है आदमी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा, उसमें धंधा ज़्यादा खर्चा आएगी और हो सकता है अगर ज़्यादा हीट हो गया तो उसमें आग लगने का खतरा होगा। उसमें जो सामान वाहन में ले जा रहे हैं, जो आदमी ले जा रहे हैं, जो आदमी जा रहे हैं, उनको नुकसान हो सकता है। और जिस शहर के बीच में या कहीं जिस बस्ती के बीच में, पब्लिक के बीच में जो वो इस प्रकार के कार्य होंगे, तो उसके अगल बगल के लोगों को, वाहनों को और जो प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए वाहन स्वामी को या वाहन चलाने वाले को इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी में जितने भी सिस्टम लगा दिए गए हैं, उन सिस्टमों को पूरी तरह से चेक करना बहुत अति आवश्यक है।
जो इस प्रकार की हमने रख रखाव में भी इसमें फर्स्ट प्लेट, थर्ड प्लेट और लास्ट प्लेट चलाई है। तो इस अगले भाग में आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो इस प्रकार से फिर भी आप प्रत्येक सिस्टम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे कूलिंग सिस्टम हो गया, लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, जो मुख्य चीज़ें हैं इंजन की, इसको तो देख रेख सर्वप्रथम करना है पहले इंजन के बारे में, जो कि ज़्यादा नुकसान ना हो। और उसके बाद इंजन के बाद जो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा करके जो वाहन तैयार किया गया है, तो इसके भी सारे सिस्टम को चेक करना है। उसमें रोड स्प्रिंग है, स्टीयरिंग सिस्टम है, उसमें ब्रेक सिस्टम है, और उसमें रोड स्प्रिंग है, और शॉक ऑब्जर्वर हैं। ये सारी चीज़ें को आप वाहन स्वामी को या वाहन चालक को पूर्ण रूप से उसकी देखभाल करनी है। उसको जितना सुरक्षित अच्छा रखोगे उतने अपने आप भी सुरक्षित रहोगे। और जो सड़क पर लोग चल रहे हैं, जो पब्लिक को या पब्लिक प्लेस में या कोई सामान में या किसी वाहन को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैंडलिंग कर रहा है वो उसको ध्यान में रखना है। और चाहे वो वाहन स्वामी हो या वाहन स्वामी ने अपना वाहन किसी वाहन चालक को दे रखा हो, तो वाहन स्वामी को भी वाहन चालक जब बताता है कि इसमें ये फॉल्ट या ये चीज़ें आ गई हैं, तो उसको तुरंत रिपेयर करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम जो इसके बाद आपको दूसरे भाग में बताया दिया जाएगा। और आप इससे पूर्व वाले जितने भाग हैं, समय मिलने पर धीरे धीरे इसको अध्ययन करें। हमने कोशिश की है जितना हम जानते हैं, और पुस्तकों के पढ़ने के माध्यम से, और जो ट्रेनिंग हमने ITI वगैरह इसके माध्यम से जो सीखा हुआ है, पुरानी टेक्नोलॉजी और नए टेक्नोलॉजी के बारे में पूर्ण तौर से आप लोगों को ये चीज़ें साझा की जाएगी। और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए एक खाका, जो कि आप लोगों के जो लोग नहीं जानते हैं उनकी समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि सब नहीं जानते हैं, पर कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए एक खाका उनकी समझ में आ जाएगा। तो आदमी उसके बाद नए अपने लिए वाहन एक से अधिक वाहन भी खरीद के रख सकता है, क्योंकि उनके समझ में बात आ जाएगी कि भैया इसी इतनी ख़राब भी चीज़ नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ है, सुविधा है। आज के युग में बिना वाहन का कोई काम नहीं हो सकता है। आदमी डरेगा नहीं, विश्वास हो जाएगा कि अगर इस पार्ट्स का ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वाहन स्वामी और वाहन चालक भी बढ़ेंगे, वाहन चालक भी लोगों का रुझान इस साइड को जाएगा। जो आज की डेट में बिना वाहन के बड़े बड़े वाहनों को रोड में, कॉमर्शियल वाहन हो चाहे प्राइवेट वाहन, बड़े बड़े वाहनों को रोड में सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो है वाहन चालक होना बहुत ज़रूरी है, तभी भी सामान जाएगा इधर से उधर जो भी होगा। लेकिन इस तरह रुझान आदमी का कम इसलिए हो रहा है कि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, और आदमी जो है इसको पार्ट्सों के बारे में, उसकी फंक्शन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं ले पा रहा है। जब कभी कोई हादसा या कोई इस प्रकार का कोई काम सड़क में देखने को मिलता है, तो उससे बहुत से लोग भयभीत हो जा रहे हैं। इससे लोगों ने ये काम की तरफ रुझान को छोड़ दिया है। इसका मुख्य कारण यही है कि आदमी को जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी जानकारी के लिए या तो कोर्सों के माध्यम से, या तो ट्रेनिंगों के माध्यम से, या तो किसी वर्कशॉप के माध्यम से इसको सीखने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन इस प्रकार से आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो ये छोटे छोटे भागों में भी अगर आदमी कहीं इसको सीखता है, तो उसको अपने पर आत्मविश्वास हो जाएगा, और ये प्रत्येक आदमी इस काम को करने के लिए कोई दिक्कत नहीं समझेगा। ये इतना काम ख़राब नहीं, बहुत अच्छा काम है, और अच्छा रोज़गार का साधन है। और इससे ये बोलना यही इस भाग में इतना ही बता रहा हूँ। बाकी नमस्कार। अगले भाग में दूसरी सिस्टम के बारे में
चलाया जाएगा। नया टेक्नोलॉजी पुराने टेक्नोलॉजी की कोई भी महान है, बात एक ही है। और इसमें जो भी इंजन का जो भी सिद्धांत है ऑटोमोबाइल के अंदर, वो सब ऑटो साइकिल के आधार पर ही है। नमस्कार।